सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पोस्ट कोविड इरा में देखा गया कि लो इम्यूनिटी और ब्लड प्रेशर की वजह से काफ़ी जो पेशेंट्स हैं उनमें थ्रोम्बोसिस के प्रॉब्लम, ब्लड क्लॉटिंग के प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ रहे हैं। बराबर। आप एक जनरल सर्जन हो, इस संदर्भ में आपका क्या एनालिसिस है, उस बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएंगे। जी देखिए, ऐसा है कि कोविड के पश्चात काफ़ी पेशेंट्स में ये देखा गया है कि उनको थ्रोम्बोसिस यानी खून अंदर में जमा होना, उसकी गुठली बनना, ये बहुत कॉमन पाया जाता है। तो कोई भी मेजर ऑपरेशन के पहले उनकी बराबर जांच करके, पूरा चेकअप करके, उनका ब्लड प्रोफाइल बराबर है क्या, चेस्ट में कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, ये सब देखते हुए ही ऑपरेशन का निर्णय लेना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि इमरजेंसी में ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, जब जान की जोखिम होती है तो उस समय कुछ चीज़ें हमको संभाल कर इमीडिएटली ऑपरेशन करना पड़ता है। पर जहाँ तक के प्लान प्रोसीजर्स का सवाल है, जो इमरजेंसी नहीं है, जो रुक सकते हैं, उनको पूरी जांच करके ही ऑपरेशन के लिए लेना चाहिए, ताकि ये रिस्क कम से कम हम कर सकें। और कुछ दवाइयाँ भी रहती है जिससे ये थ्रोम्बोसिस के प्रॉब्लम्स कम हो, ब्लड क्लॉटिंग ऑपरेशन के बाद ना हो, ये सब देख के और योग्य निर्णय फिर उस समय हम लोग लेते हैं। सर ऐसा भी देखा गया काफ़ी जो पेशेंट हैं जिनको अनकंट्रोल ब्लड शुगर है, ऐसे जो पेशेंट है उनमें भी देखा गया है कि अपना जो क्या बोलते हैं उसको, लो इम्यूनिटी की वजह से उनमें ये काफ़ी प्रॉब्लम्स बराबर है। इस संदर्भ में आपकी क्या जानकारी? देखिए, इसमें ऐसा है कि दो टाइप के पेशेंट्स हम लोग देखते हैं। एक जो कि पहले से डायबिटिक है, ऑलरेडी डायग्नोस्ड है, तो इन लोगों के प्रॉब्लम्स कुछ अलग रहते हैं, वो ऑलरेडी मेडिसिन लेते हैं। और इन लोगों में अगर कोरोना होता है तो जो कोरोना की दवाइयाँ हम लोग देते हैं उसमें कभी कभी स्टीरॉइड्स हमको यूज़ करना पड़ता है, जिसके कारण शुगर एकदम बढ़ सकती है। तो वो उस समय तो हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं, पर देखा गया है कि काफ़ी दिन तक इन लोगों की शुगर हाई रह सकती है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जो पहले डायबिटिक नहीं है पर कोरोना के कारण जो बॉर्डर लाइन है, उन लोगों में भी ऐसा पाया गया है कि कोरोना के बाद ये सब मेडिसिन लेने के बाद उनकी शुगर थोड़ा हाई हो जाती है। तो इन लोगों में भी वो खतरा रहता है कि शुगर इनका बराबर कंट्रोल करके और फिर बाद में ही ऑपरेशन इन लोगों में प्लान करना चाहिए। तीसरा एंगल ऐसा रहता है कि ऑब्वियसली इन सब लोगों में इम्यूनिटी कम हो जाती है कोविड के कारण, बाकी कुछ कारण, तो इनकी इम्यूनिटी भी अपने को बढ़ाना है ताकि ऑपरेशन और ऑपरेशन के पश्चात इन लोगों को कुछ प्रॉब्लम ना आए। तो उसके लिए हम लोग जिंक, विटामिन सी, ये तो आप लोगों ने सब लिया ही है, पढ़ा है, कोरोना के दौरान देते हैं। पर जनरल पॉपुलेशन में भी ये ऑपरेशन के पहले अगर दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। सर ऐसा भी देखा गया है कि ब्लड सप्लाई जो रुक जाती है तो उसका इंटेस्टाइन जो है हाथों पे काफी फर्क होता है, आँख सड़ने लगती है, तो हार्निया की भी प्रॉब्लम जनरेट होते हैं। हाँ। इस संदर्भ में किस किस तरह की प्रॉब्लम जनरेट होती है उस बारे में बताइए। बराबर है, बिल्कुल सही फरमाया आपने कि ये थ्रोम्बोसिस के कारण क्या होता है कि अंदर में जो इंटेस्टाइन्स होती है, आंत होती है, उसका ब्लड सप्लाई अगर किसी आंत को बराबर मिलता नहीं है तो उतना जो भाग है इंटेस्टाइन का वो खराब होने का, सड़ने का, जिसको हम लोग गैंग्रीन कहते हैं, ये धोखा जरूर रहता है। ऐसे पेशेंट्स हमने काफ़ी किए हैं जो पोस्ट कोरोना के बाद 2-2, 3-3 महीने बाद हम लोग देखते हैं कि उनको पेट दर्द, एकदम उल्टियाँ होना, पेट फूलना और बाकी प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसमें उनका ऑब्स्ट्रक्शन यानी अंदर से इंटेस्टाइन चोक हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। और ऐसे पेशेंट में बहुत बार इमरजेंसी में हमको ऑपरेशन करके वो जो खराब हुआ वाला हिस्सा है इंटेस्टाइन का, जिसको गैंग्रीन हो गया है, जो काला पड़ गया है खून के अभाव से, उसको कट करके हमें फिर से नया नॉर्मल इंटेस्टाइन जोड़ना पड़ता है। तो ये ज़रूर बहुत रिस्क और धोखे वाली बात है, पेशेंट के लाइफ को भी धोखा हो सकता है। पर अगर योग्य समय इसका निदान हो, उसका बराबर ऑपरेशन हो कि वो ख़राब हिस्सा अगर निकाल के बराबर जोड़ दिया जाए तो ये पेशेंट्स अच्छे ज़रूर होते हैं। सर हाथों की एक्टिविटी नहीं होने की वजह से फिशर हो गया, ये तुम्हारा क्या बोलते हैं पाइल्स है, प्रॉब्लम जनरेट हो रहा है। जी, ये भी प्रॉब्लम देखे गए हैं, क्योंकि क्या हो गया कोरोना के कारण, एक डर के कारण काफ़ी लोगों ने काढ़े और ये सब काफ़ी इस्तेमाल किए, दवाइयाँ भी हाई डोज में या काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ली गई है, जिसके कारण एक साइड इफ़ेक्ट बोलो, पेट्स में अल्सर होना या लैट्रिन की जगह में गुरुद्वार पे हिमोरॉइड्स या जिसको हम लोग पाइल्स कहते हैं, ये प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ गए हैं। और लैट्रिन हार्ड होने से
क्योंकि ये नाजुक हिस्सा होता है, वहाँ जख्म हो जाती है, कट हो जाता है, जिसको हम लोग फिशर कहते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स भी पेशेंट्स में काफ़ी देखे गए, और ज़्यादातर यंग पेशेंट में, नॉर्मल पेशेंट्स में जो कि बीमार नहीं है पर इम्यूनिटी के लिए और बाकी चीज़ों के लिए जो दवाइयाँ काफ़ी जिन्होंने खाई, काढ़े जिन्होंने काफ़ी लिए, इन लोगों में ये प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा दिखता है। सर ऐसा भी देखा कि जो काढ़ा जो पर्टिकुलर काफ़ी 2 साल से लोग जब इंटेक कर रहे थे, उसमें मर्क्यूरी की भी मात्रा काफ़ी होने की वजह से ये तो बोलना मुश्किल है, क्योंकि अभी वो किस प्रकार का काढ़ा ले रहे हैं, उसके कंटेंट्स क्या है, वो देख के ही हम लोग पता कर सकते हैं कि उसमें कुछ जैसा मर्क्यूरी जैसा या कुछ और को हानिकारक तो चीज़ें नहीं है, जिसके कारण ये सब प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं। सो बहुत केयरफुली और ध्यान से ये सब चीज़ें करना चाहिए, लेना चाहिए। ये पाइल्स के और फिशर के जो पर्टिकुलर ऑपरेशन, जो कन्वेंशनल जो मेथड थी, जी, अभी लेजर से काफी पेन कम होता है, तो जरूर उसमें क्या खर्चा भी बढ़ जाता है क्या सर? नेचुरली, क्योंकि ये सब जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं, इसलिए इनका ऑपरेशन भी महंगा पड़ता है, उसका कॉस्ट ज़्यादा रहता है। बट दूसरे हाथ पे आप देखा जाए तो रिकवरी फास्ट रहती है, पेन कम रहता है, आप जल्दी से जल्दी पेशेंट को घर भेज के उसको उसके काम में लगने से मदद कर सकते हैं। ये उसके कुछ एडवांटेजेस है। गॉल ब्लैडर स्टोन का भी काफी प्रॉब्लम जी सुनने में, उस जी, गॉल ब्लैडर स्टोन्स तो पहले से भी होते थे, उसका डायरेक्टली ऐसा कोरोना से तो कोई संबंध नहीं देखा गया है, बट बिकॉज अल्ट्रासाउंड होता है, सोनोग्राफी होती है, तो ये प्रॉब्लम्स अगर है भी, जिसको हम लोग साइलेंट स्टोन्स बोलते हैं, अंदर में है पर उसका कोई तकलीफ नहीं है, बट सोनोग्राफी करने के बाद ये पित्त में आपको दिखते हैं कि पित्ताशय में कुछ स्टोन्स या कैलकुलस हो गए हैं, तो इन पेशेंट्स में फिर ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है। जो स्पाइसी और ऑयली जो फूड खाते हैं, उनके पित्त की नली में भी प्रॉब्लम आते हैं, एसिडिटी बढ़ के अल्सर या छाला होने की संभावना इन लोगों में ज्यादा होती है। और आप ये भी बताइए कि सर जो अतड़ियों की जो सर्जरी जो करते हैं, वो किस प्रकार की सर्जरी होती है? इसमें जैसा मैंने बताया 2-3 प्रकार की सर्जरी ज़्यादातर की जाती है। एक तो पेट का जो भाग है, स्टमक या जठर का जो भाग है, इसमें अल्सर्स होने से प्रॉब्लम हो सकती है, पर उसके लिए आजकल दवाइयाँ अच्छी आई है, तो पहले जैसा अल्सर के लिए ऑपरेशंस होते थे वैसे अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दवाइयाँ अच्छी है। 1 महीना से 1.5 महीना आप अगर दवाई बराबर सेवन करें तो ये अल्सर्स ठीक हो जाते हैं और ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऑपरेशन की ज़रूरत तब पड़ती है जब ये अल्सर के कारण कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा हो, जैसे कि रास्ता अंदर से आंतड़ी का या स्टमक का अगर कम हो जाता है, नैरो हो जाता है, तो इन पेशेंट्स में ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। या अल्सर अगर इमरजेंसी में कहीं ब्लीड होता है, रक्तस्राव होने लगता है अंदर में पेट में, तो कभी कभी फिर इमरजेंसी में इनको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे कि वर्क फ्रॉम होम कल्चर शुरू है, तो काफी जो प्रोफेशनल्स हैं, जिनकी बैठी जीवन शैली है, हाँ, जंक फूड का ज्यादा इंटेक, मैं उसी पे आने वाला था, उनका वेट बढ़ जाता है, जी, उनको बैरिट्रिक सर्जरी भी आगे करवाना पड़ता है, पड़ सकती है, जरूरी है। पर कैसा है कि जैसा आपने बिल्कुल सही बताया कि वर्क फ्रॉम होम लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज की कमी, खाने में थोड़ा सा जंक फूड या रेडीमेड फूड, इन चीज़ों से ओबेसिटी या जैसा वेट बढ़ना, ये प्रॉब्लम्स ज़रूर देखे गए हैं। और अनफॉर्चुनेटली बोलो या जो भी है, ये यंग पॉपुलेशन में ज़्यादा दिखाई दे रहा। बच्चों में भी आप देखेंगे कि इसकी मात्रा बहुत बढ़ गई है, क्योंकि स्कूल नहीं है, उनका बाहर खेलना बंद हो गया है, घर बैठे बैठे दिन भर या तो टीवी देखेंगे या फिर लैपटॉप पे उनके क्लासेस चलते रहते हैं ऑनलाइन। तो इन सब चीज़ों के कारण उनका वजन बढ़ता है, और फिर वजन बढ़ने से नेचुरली जो प्रॉब्लम्स आगे उनको फेस करना पड़ता है, ये सब बिल्कुल ज़्यादा मात्रा में देखे जा रहे हैं। तो अभी वक्त से, समय से इन लोगों को अपने को बताना चाहिए कि वो एक्सरसाइज नियमित करें, भले ही स्कूल ना हो, ऑफिस ना हो, फिर भी उनका वक्त से वक्त तक 1 घंटा कम से कम रोज़ एक्सरसाइज करना चाहिए। खाने में परहेज़ रखें, ज़्यादा तली हुई चीज़ें, स्पाइसी फूड, जंक फूड ये अवॉइड करें, घर का बनाया हुआ ताज़ा खाना ही खाएं। और सबसे महत्व का है कि कुछ ना कुछ मेंटल एक्सरसाइज भी होना चाहिए इसके साथ में, जाकि उनको मन उनका मेडिटेशन के कारण शांत रहे, और एंजाइटी और स्ट्रेस के कारण जो प्रॉब्लम्स देखे जा रहे हैं वो भी कुछ मात्रा तक इस मेडिटेशन से और एक्सरसाइज से कम हो सकते हैं। सर, हमारे देश के दर्शक आपको सुन रहे हैं, आप ये भी बताइए कि जो आपका जो सर्जिकल हॉस्पिटल है, जैसे सर्जिकल हॉस्पिटल है, किस तरह का मॉडर्न फैसिलिटीज यहाँ अवेलेबल है, सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है, उस बारे में बताइए। देखिए, यहाँ पे बेसिक सब सर्जरीज होती है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है,
और हमारा एक दूसरा भी एडिशनल यूनिट है कल्पवृक्ष हॉस्पिटल, जिसमें हम 8-10 लोगों ने मिलके पूरा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनवाया है। तो वहाँ पे पूरा आईसीयू और सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर है। सो मेरी ज़्यादातर मेजर केसेस सर्जरी की जो होती है मैं सब वही कल्पवृक्ष हॉस्पिटल में करता हूँ, जो पूरा अच्छे से सुसज्जित है। ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, बैकअप स्टाफ, इंटेंसिविस्ट, ये सब होने से वहाँ मेजर सर्जरी करने में सुविधा होती है। सर, आप हमारे दर्शकों को ये भी मैसेज दीजिए कि ये सारे जो ऑपरेशन की नौबत ना आए, किस तरह की लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन चाहिए, उस बारे में बताइए। जैसे मैंने कहा आपको कि संक्षिप्त में देखा जाए तो वर्क फ्रॉम होम रहे या आपको बाहर भी अगर जाना है तो भी एक्सरसाइज, डाइट और मेंटल स्ट्रेस फ्री रहना, ये 3 चीज़ें बहुत महत्व रखती है। सो कुछ भी हो जाए, आधा से 1 घंटा रोज आप आपके शरीर के लिए, आपके व्यायाम के लिए ज़रूर निकालें। खाने में उचित मात्रा में चीज़ें सब घर की बनी हुई फ्रेश खाएं, जहाँ तक कि हो बाहर का तला हुआ जंक फूड अवॉइड करें। और थोड़ा अगर पॉसिबल है तो सवेरे शाम आपको जब भी वक्त मिलता है थोड़ा मेडिटेशन या योगा, प्राणायाम जरूर कीजिए। इन तीनों चीज़ों से आपको आपकी जनरल हेल्थ में, तंदुरुस्ती में काफ़ी फ़ायदा होगा, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू। धन्यवाद।